ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बांग्लादेश की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चल रहे खूनी खेल के बीच ऐसा लग रहा है कि वहां बीएनपी ही आने वाले चुनाव में सत्ता संभालने वाली है। चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल ने भी यही संकेत दिए हैं कि बीएनपी सत्ता के गलियारों तक प्रचंड बहुमत लेकर के पहुंचेगी। चुनाव 12 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि इस देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है। हालिया ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सर्वे के मुताबिक जो डिटेल्स अब सामने आए हैं वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कैसे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी सरकार बनाने वाली है। 70% लोगों ने इसका समर्थन किया। कैसे, हम आपको एक एक करके यहाँ पे ये नाम भी दिखा रहे हैं चेहरों के साथ में, और इस तरफ हम परसेंटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, परसेंटेज के साथ बात करें अगर हम सिर्फ बीएनपी की, तो यहाँ 70% तक का ओपिनियन पोल में समर्थन मिलता हुआ बीएनपी को दिखाई देता है। जमाते इस्लामी की बात करें तो 19% में। एनसीपी की अगर बात करें तो यहाँ एनसीपी के पास 2.6% का वोट परसेंट, और अन्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 8.4%। यहाँ देखिए 300 सीटें 20,000 लोगों के बीच में सर्वे किया गया था। ये उस सर्वे के आधार पर ये रिपोर्ट हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। ये वो ओपिनियन पोल है जो इस वक्त बांग्लादेश के एक तरीके से सच्चाई को उजागर कर रहा है, और इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले समय में बीएनपी को लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। और एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट के सर्वे में 300 संसदीय क्षेत्रों के 20,000 से अधिक लोगों से बातचीत की गई। सर्वे के मुताबिक करीब 70% मतदाता बीएनपी के पक्ष में नजर आए, और इसके मुकाबले जमात-ए इस्लामी का जो केवल 19% सामने आया कि आप जो समर्थन आपको मिल रहा है वो महज 19% का है। दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन से उभरी नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी को सिर्फ 2.6 समर्थन मिल रहा है। 2.6% बहुत कम रेशियो होता है, और आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि जब ये परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं 70% सबसे हाईएस्ट बीएनपी को ये समर्थन मिलता हुआ। और सर्वे का सबसे अजीब पहलू तो ये कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के पुराने मतदाताओं में से 60% अब बीएनपी को वोट देना चाहते हैं। वहीं 20% से ज्यादा वोटर्स जमाते इस्लामी की ओर जाना चाहते हैं। तो शेख हसीना की पार्टी का क्या अब पूरी तरीके से हम खात्मा समझे? फिलहाल बांग्लादेश से ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसको लेकर अभी कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ 20,000 लोगों से बातचीत करके ये तय कर लिया जाए कि वाकई अब सरकार संभालती हुई बीएनपी ही नजर आएगी। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि लगातार 12 फरवरी को लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। चुनाव के बीच बीएनपी चीफ तारिक रहमान का एक बयान सामने आया है, और ये बयान भी हम आपको बताते चले कि बयान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अस्तित्व की कल्पना 1971 के बिना नहीं हो सकती है। मुक्ति संग्राम बांग्लादेश की नींव रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीएनपी चीफ तारिक रहमान के बयान को लेकर के हम आपको ये बता रहे हैं कि बीएनपी चीफ तारिक रहमान के बयान से मोहम्मद यूनुस को भी इस बात पर झटका लगा है। मोहम्मद यूनुस पर मुजबिर रहमान के अस्तित्व को मिटाने का आरोप तक लगा है, और मुजिबुर रहमान के बहाने हसीना के वोटर पर रहमान की इस वक्त निगाहें टिकी हुई हैं। और इस वजह से यह माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस भी इस वक्त थोड़े से अब असमंजस की स्थिति में है कि आखिर होने क्या वाला है। तो फिलहाल देखिए, बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि इधर बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर 2 और हिंदुओं की हत्या हो गई है। बांग्लादेश के जशोर में राणा प्रताप बैरागी की हत्या के बाद नरसिंदी में मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। यानी बांग्लादेश में 18 दिनों के भीतर अब तक 6 हिंदुओं की जानें जा चुकी हैं। और अब हम आपको ये एक एक करके ये 6 चेहरे भी दिखा रहे हैं उनके नाम के साथ में। अगर देखिए, हम इधर से शुरुआत करें तो ब्रजेंद्र बिस्वास, शरद चक्रवर्ती मणि, और साथ ही साथ हम आपको इनके डेट्स भी दिखा रहे हैं कि कब कब ये मामला सामने आया। हालांकि सबसे पहला केस दीपू चंद्र दास का सामने आया था। आपको ये चेहरा जरूर याद होगा, जब बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद एक खंबे से बांध करके और फिर जला दिया गया था। 18 दिसंबर का ये मामला था दीपू चंद्र दास का।
खोकन दास को भी इसी तरीके से निर्मम तौर पर हत्या की गई थी, जान ली गई थी। फिर 24 दिसंबर अमृत मंडल का नाम सामने आया, राणा प्रताप का नाम हाल फिलहाल में 5 जनवरी को सामने आया। यहाँ 29 दिसंबर की बात थी जब ब्रजेंद्र बिस्वास को मौत के घाट उतारा गया था। शरद चक्रवर्ती का नाम 5 जनवरी के दिन ही सामने आया। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जहां 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन जो इस वक्त हिंदू सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और दूसरी तरफ जो सर्वे से जुड़ा हुआ ओपिनियन पोल आपने देखा, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं चुनाव को लेकर के। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप सर, बहुत स्वागत है आपका। और निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो एक एक करके मैं आप दोनों का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले सवाल सर्वे को लेकर के मैं पूछना चाहूंगी निपुण जी आपसे। जब हम इस ओपिनियन पोल की बात करते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि बीएनपी को इस ओपिनियन पोल में पूरी तरह समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, और ऐसा एहसास होता है जैसे कि 12 फरवरी के बाद नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओपिनियन पोल पे गौर करें तो 70% का समर्थन है सर, सबसे ज्यादा। क्या वाकई मान लिया जाए कि चुनाव होने से पहले नतीजे आ गए? देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ शुरबी जी कि जो आप डाटा दिख रहा है या जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, वो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, वास्तविकता में परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा जी। उसकी बहुत ही वजह है, बहुत ही तर्क के आधार पर मैं इस बात को बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए, क्या है कि अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को देखें तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स रही है वो 2 पार्टियों के इर्द गिर्द रही है, अवामी लीग और दूसरी ओर आपका बीएनपी। इस बार अवामी लीग तो फाइट में है नहीं, उसको तो आपने बाहर कर दिया। अब लिहाजा जो फाइट है वो 3 पार्टियों के बीच में है, जिसमें हम बात करें आपका एक तो बीएनपी और दूसरा आपका जमात और एनसीपी। जमात और एनसीपी एक साथ हो गई है और ये मान के चलिए अब जो फाइट है वो बीएनपी और आपका जमात के बीच में होनी है। अब देखिए, जो सूरत हाल है तो जो अवामी लीग के वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको साधने का प्रयास बीएनपी ने स्टार्टिंग से कर दिया। आप याद कीजिए कि जैसे ही रहमान आते हैं, यानी कि जो खालिदा जिया के बेटे आते हैं, आते ही वो क्या बोलते हैं कि हमारा अब हम ऐसी सरकार बनाएंगे, ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जो सबके लिए अच्छा होगा, समावेशी बात करेंगे, मतलब उस प्रकार की बातें करते हैं जिस प्रकार की बात पहले आपका अवामी लीग किया करती थी वो बात। यानी कि बीएनपी अपने वोट बैंक तो साध ही रहा है, साथ ही अवामी लीग के वोट बैंक को भी साधने का प्रयास कर रहा है, और लिहाजा जो कट्टरपंथी जमात है जी, वो जमात इस्लामी के साथ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें जिस प्रकार का बांग्लादेश का इन्वायरमेंट है, वहां ना तो माइनॉरिटीज सिक्योर है और वहीं आपका जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति आज बांग्लादेश में ये चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि जो इस प्रकार का ये बना हुआ है माहौल, दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, जीडीपी डाउन हो गई है, टोटल जीडीपी में भी आप देखिए करीब 20 बिलियन का घाटा हुआ है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन आपका बहुत हाई समय बांग्लादेश में हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से मंजी हुई है वो अगर आएगी तो निश्चित रूप से। सर, हाल फिलहाल में एक खबर हमने सुनी कि बीएनपी की ओर से एक हिंदू उम्मीदवार को ये मना कर दिया गया, टिकट उससे वापस ले लिया गया और ये कह दिया गया कि हमें किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना ही नहीं है। क्या ये समझा जाए कि जमाते इस्लामी को मजबूती से टक्कर देने के लिए, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी विचारधारा है, तो क्या उस सोच को टक्कर देने के लिए किसी हिंदुओं को अब मौका तक नहीं दिया जाएगा चुनाव में उतरने के लिए? तो ये तो कट्टरपंथी सोच बीएनपी में भी दिखाई देती है, जमाते इस्लामी के साथ साथ।
परंपरागत रूप से बीएनपी का पूरा एक रेडिकल राय, देखिए अगर आप देखें, अवामी लीग सेकुलर फैब्रिक को लाइक करती थी, जी। सोशलिज्म को लाइक करती थी अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी, तो साथ में प्रो इंडिया थी। लेकिन बीएनपी जो थी एंटी इंडिया और आपका इस्लामिक फैब्रिक को, साथ ही नेशनलिज्म को लेके चल रही है, हम्म। लेके चलती थी। लेकिन बदलते हालात में बीएनपी ने अपना थोड़ा सुर बदला है, पूर्ण हम्म। रूप से तो सेंट बदलेगी तो क्या होगा। हम्म। बीएनपी का जो परंपरागत वोट बैंक है वो छिटक कर कहाँ चला जाएगा, जमात इस्लामी के पास चला जाएगा, वो चला जाएगा एनसीपी के पास चला जाएगा। तो बीएनपी को उस वोट बैंक को भी साधना है ताकि जमात इस्लामी का जी। बड़ा कद वहां पे ना बन जाए। तो ठीक है जो इस सर। प्रकार के स्टैंड है, और दूसरा क्या है कि उनको पता है कि अवामी लीग के वोटर के पास में कोई विकल्प नहीं है, हम्म। हिंदू के पास में कोई विकल्प नहीं है, वो बीएनपी को ही चुनेंगे क्योंकि जमात तो उनकी किलिंग कर रही है। हम्म। तो बीएनपी में कम से कम उनको ये लगता है कि हम थोड़ा सिक्योरिटी पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक जो चैनल्स हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। जमात में वो सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो ठीक मुझे है। लगता है कि बीएनपी पूरा एक कैलकुलेटिव तरीके से हम्म। इस चुनाव में क्या कर रही है, खेल रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की कुछ गड़बड़ी भी हो तो हमारा इतना ज्यादा वोट बैंक हो, इतना ज्यादा प्रतिशत हो कि गड़बड़ी में भी हम क्या चुनाव जीत जाए। हम्म। इस तरह की मुझे लगता है कि बीएनपी स्ट्रेटेजी को लेकर चल रही है। ठीक है। अब जी सुरभि जी। ब्रिगेडियर सर, मैं आपका रुख करूंगी। संजय सर, सवाल एक ये भी अहम बन जाता है कि जब बांग्लादेश में हम देखते हैं कि एक तरफ ये ओपिनियन पोल, दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें सामने आती है कि महज 18 दिन का समय बीता, लेकिन इन 18 दिन में 6 हिंदुओं की जान ले ली जाती, वो भी बेहद निर्ममता के साथ। एक महिला से जुड़ी हुई खबर भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि बांग्लादेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू पुरुष के बीच में खौफ है, हिंदू पुरुषों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है, लेकिन एक विधवा महिला, उसकी उम्र का तक तकाजा नहीं किसी ने लिया, और उसका पहले तो गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद उसे पेड़ से बांध करके पीटा जाता है, उसका सर मुंडन कर दिया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। तो सर, ये जो इस वक्त सोच है बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथी लोगों की, और जिस तरह इस वक्त इस चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के ये कोशिशें की जा रही हैं, हिंसक रूप दिया जा रहा है, इतनी हत्याएं हो रही है कि चुनाव होने ही ना पाए। इस बीच में सवाल ये भी कि भारत के स्टैंड को लेकर भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है। भारत से आने वाले दिनों में अभी संबंध और क्या सुधार हो सकते हैं, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, या फिर हम समझे कि अब जो चल रहा है शायद कभी ये सुधरेंगे नहीं रिश्ते? आपको मेरे को 5 मिनट का टाइम थोड़ा बिल्कुल देना सर। पड़ेगा अनइंटरप्टेड। पहले तो मैं ये जेनेसिस में जाता हूँ। हमें पता है कि 71 की लड़ाई में हमने उनके लिए क्या किया, और उसके बाद ओवर द इयर्स, जैसा अभी निकुंज जी बता रहे थे कि शेख हसीना की या तो पार्टी आ रही थी पावर में, या खालिदा जिया की, दैट इज अवामी लीग और इनकी बीएनपी। जी। अब हुआ क्या है कि ओवर द इयर्स जब भी बीएनपी आती थी तो एंटी इंडिया स्टांस बहुत ज्यादा जबरदस्त बन जाता था, हम्म। और शेख हसीना जो है वो थोड़ा सेक्युलर थी और उनकी लीनिंग इंडिया की तरफ ज्यादा थी। अब ये सिविल अनरेस्ट, शेख हसीना ने जो है, जब वो पार में थी, उन्होंने जितने रेडिकल तत्व थे कोशिश यही की कि या तो उनको जेल में डाल दिया जाए, हम्म। या उनको देश से भगा दिया जाए, या उन्होंने यहां तक मैं बोलूंगा पॉलिटिकल असैसिनेशन भी करवाई हैं। हम्म। तो ये सब देखते हुए जो जो रेडिकल एलिमेंट थे उनके टाइम पूरे दबे हुए थे। हम्म। अब जैसे ही शेख हसीना को हटाया गया, तख्ता पलट हुआ, और ये किसने करवाया, जो हम जेन जी बोलते हैं। और ये पिछले साल जुलाई के आसपास जो है ये स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो है एक तरह हम्म। से मुहिम छेड़ी गई थी, जिसमें स्टूडेंट लीडर्स थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो है उसमें इस्लामिस्ट जो रेडिकलाइज्ड यूथ थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। और उनकी बेसिक मांग थी कि जो शेख हसीना ने एक ऑर्डर पास किया था कि 30% जो रिजर्वेशन है सिविल में जॉब्स के लिए, हम्म। वो दी जाएगी स्वतंत्रता सेनानी के जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया था, उनके डिसेंडेंट्स के लिए। जी। अब दूसरे जो ये स्टूडेंट थे उनको ये महसूस हुआ कि अगर 30% उनको दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या बचा। हम्म। और उससे पहले ही वहां पे बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस थी। अभी ये निकुंज जी ने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, हम्म। और यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैं बता चुका हूँ। जी। और ये सब देखते हुए जो वहां पे इन्होंने यंग लीडर्स ने जो है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, इन्होंने वहां पे मुहिम छेड़ी, और उसको देखते ही देखते उन्होंने पूरे देश में एक तरह से
अराजकता फैला दी। जी। उससे क्या हुआ कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो जिहादी एलिमेंट थे वो सब उस टाइम दबे हुए थे, पर जैसे ही शेख हसीना गई हैं तो उन्होंने उस एरिया मतलब अपने आप अपना दबदबा जो है उन्होंने कायम किया, क्योंकि यूनिस ने क्या किया, जितने ये बैंड थे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको उसने बैन हटा दिया। अब वो वहां पे अभी दो ही पार्टियां बेसिकली आज की डेट में, दो ही पार्टियां, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन किया गया है, तो बीएनपी है और ये जमात इस्लामी, बस ये दो पॉलिटिकल पार्टीज बची हैं। अब पॉलिटिकल ये बीएनपी का ठीक है, उनका ऑलरेडी एक बेस है वहां पे बांग्लादेश में, पर वो चाहते हैं कि जितने अवामी लीग के भी जो थे फॉलोअर्स वो इनकी तरफ आ जाएं। तो इस वजह से कोशिश ऑन ग्राउंड की जा रही है, और जमात भी यही चाह रही है कि जो अवामी लीग के जो भी फॉलोअर्स हैं वो हमारी पार्टी में आ जाए, और ये दोनों के बीच में एक तरह से पाट तसल शुरू हो गया। अब ये जैसे ही ये न्यूज़ आई थी कि खालिदा जिया के बेटे जो हैं तारिक रहमान वो आ जाएंगे और कमान संभालेंगे बीएनपी की, तो जी। उनके आने से जमात इस्लामी बहुत जबरदस्त घबराया हुआ है। आपने अभी सर्वे दिखा है, बिल्कुल। 70% जो है बांग्लादेशी वो वोट करना चाहते हैं बीएनपी के लिए, और इसकी वजह यही है क्योंकि इनके आने से बीएनपी के अंदर स्पेशली अभी खालिदा जिया की जो डेथ हुई है वो भी एक फैक्टर है। देखिए हमारे देश में जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन हुआ था बिल्कुल सर। तो पूरे देश ने इमोशंस जुड़ गए थे। जी। बिल्कुल, और 400 सीटों से पार हो गए थे। हम्म। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि एक तो खालिदा जिया जो है उनका देहांत हुआ है, दूसरा उनके बेटे जो 17 साल से एग्जाइल में थे उन्होंने बांग्लादेश में आए हैं और ये बोला है कि मैं बांग्लादेश को फिर एक जगह लेकिन ऐसे। सर, जो व्यक्ति 17 सालों से देश से बाहर रहा, देश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, और यहाँ तक कि खालिदा जिया की जब हम बात करें या हम शेख हसीना की बात करते, तो एक ये सवाल जहन में आता है कि क्या बेगमों का दौर ही रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये खालिदा जिया के परिवार से जुड़े हुए, दूसरी तरफ कई ऐसे एलिगेशंस भी इनके नाम पर, क्योंकि हमें याद है जब वेलकम किया गया था बांग्लादेश में तो सर बुलेट प्रूफ व्यवस्था भी रखी गई थी। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमात इस्लामी को पता है कि ये हम अब इनके आने से जो बीएनपी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस ये अलग चीज़ है। हमारे अब जयशंकर साहब जो हैं वो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ही रहे, जी। सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स में ही जी। काम करते रहे और फिर उनको एकदम से एलिवेट कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो वैसे ही ये बाहर से, ये नहीं कि वहां पे 17 साल यूके में रहे तो इन्होंने बिल्कुल ही पॉलिटिक्स से अपने आप को जोड़ा नहीं था, इनको पता था बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब इनके आने से दो चीजें हो सकती हैं, या तो चीजें सुधर जाएंगी इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि दिसंबर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो इनसे मिले थे तारिक रहमान से, जी। और प्रधानमंत्री साहब की एक चिट्ठी उन्होंने दी थी जिसमें एक कहा था कि भाई हमारा एक सस्टेन डायलॉग होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखने के लिए। तो ये संदेश दिया गया था। अब जहन में देख, जब तक इलेक्शन है तब तक तो तारिक रहमान भी जो है एंटी इंडिया रेटरिक उठाते रहेंगे, क्योंकि ठीक। उनके देश में इतना ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डाल दिए गए हैं जब से जमात बिल्कुल खुली छूट हो गई है, तो वो इस चीज को वो भी उठाएंगे। इसकी वजह से एंटी इंडिया जो जो रेटरिक है वो और ज्यादा बढ़ेगा। स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो अभी बंद हो गई थी शेख हसीना का टाइम, वो शुरू हो जाएगा, और एंटी हसीना और प्रो पाकिस्तान स्टांस जो है बीएनपी का शुरू से ठीक रहा है। है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है और सर। आपने बात की थी ये हिंदू किलिंग्स की, देखिए ये टारगेटेड अटैक्स मैं बोलूंगा जानबूझ करके किए जा रहे हैं। पहले होते थे, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता है, पर अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि एंटी हिंदू स्टांस इतना ज्यादा वहां पे बांग्लादेश में आ गया है। तो जब जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पता तो चल जाता है किस, अब चाहे वो न्यूज में नहीं आता होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो किलिंग की है, बिल्कुल। पर ठीक है लोकल सर, लोगों को तो पता क्योंकि है। समय का अभाव है तो अब एक रिएक्शन में निपुण सर से भी अब लेना चाहूंगी। निपुण सर, क्यों जब हम विदेश संबंधों की हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध शुरुआत से अच्छे रहे थे,
लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद जो तख्ता पलट हुआ, अंतरिम गवर्नमेंट यहां आई और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल, भारत के साथ संबंधों में खटास। अब 12 फरवरी के बाद क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर तारिक रहमान की सरकार बनती है तो फिर दोबारा से वो मिठास हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, ये बात तो ठीक है सुरभि जी की अवामी लीग के साथ जो मिठास थी वो तो हम लोग बीएनपी के साथ होप नहीं कर सकते। उस तरह की मिठास तो हमें नहीं महसूस होगी। खट्टे मीठे लेकिन रिश्ते हो सकते हैं। नहीं, रिश्ते में खटास ही रहेगी कि बहुत ज्यादा हम ये सोचे कि मधुरता शेख हसीना वाली नहीं आ पाएगी। जी। इतना जरूर है कि जिस प्रकार की सूचनाएं या घटनाएं हमको देखने को मिल रही है कि बंगाल को हम बांग्लादेश को बड़ा कर देंगे, सल्तनत बंगाल बना देंगे, नॉर्थ ईस्ट को कर देंगे, या जिस प्रकार की लिंचिंग वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ, इनमें क्या होगी, कमी होगी। और मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेटिक और जो एक डेमोक्रेटिक के साथ में आपका डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो सब ओपन होंगे, कम से कम बातचीत होंगी, वाहियात किस्म की बातें नहीं होंगी। और देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक हल्का जिक्र कर दूं, 2026 में 30 साल होने वाले हैं गंगा वाटर ट्रीटी के। तो मुझे लगता है उसको लेकर भी बांग्लादेश में बड़ा पैनिक होगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत ने अगर वो वाटर में किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया, ट्रीटी करने को मना कर दिया, तो बांग्लादेश में दिक्कत हो जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि संबंधों में उस तरह का मिठास अवामी लीग जैसा नहीं, लेकिन बांग्लादेश और भारत एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। ये बात जमात नहीं समझ रही थी जो समय यूनुस की गवर्नमेंट है। बीएनपी इस बात को समझेगी, मुझे ये होप है। जी ठीक है सर। सर, साथ ही सवाल ये भी बनता है कि जब हम इस तरीके के रिश्तों पर नजर डालते हैं, हम देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान का कितना ज्यादा होता जा रहा है। अभी आपने ग्रेटर बांग्लादेश के मैप का जिक्र किया, लेकिन सर भारत के पास भी तो ये ऑप्शन बचता है जब ग्रेटर बांग्लादेश जैसा एक मामला सामने आता है कि मैप दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। सर, क्या बार बार सिर्फ हम बातचीत का ही एक मुद्दा उठा सकते हैं कि हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करें? क्यों हम इस पर जोर नहीं दे सकते हैं कि चिकन नेक को जब काटने की बात कर देते हैं बांग्लादेश की ओर से और इसमें इंटरफेरेंस आता है पाकिस्तान की ओर से भी कि हम तो बांग्लादेश के साथ मिलकर इसे वाकई कट ऑफ कर देंगे, तो फिर हमारे पास वो मजबूत स्टैंड क्यों नहीं हो पाता है? सर, एक सवाल ये भी बार बार पूछा जाता है, हम ग्रेटर मेघालय का मैप क्यों नहीं पेश कर सकते हैं? नहीं सुरभि जी, आपकी बात सही है और ये एकदम पूरे देश में एक बात चलती रहती है। लेकिन देखिए क्या है कि इस समय भारत की ग्रोथ रेट 8.2 है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। तो जब इस प्रकार की ग्रोथ रेट हो तो प्रैक्टिकल बात ये होती है कि आप अपनी पूरी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें तो बाद में भी हो सकती हैं। इस समय वर्ल्ड में किसी कंट्री के सामने इतनी बड़ी ग्रोथ रेट नहीं है। तो भारत का इस समय पूरा फोकस ये है 2047 विकसित। और जब विकसित हो जाते हैं तो बहुत माइनर सी बातें होती हैं। अब देखिए अमेरिका कितना ताकतवर है, जाके गए और वेनेजुएला उठा के क्या कर पाई दुनिया, केवल बयानबाजी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन कब होना है, कैसे होना है, ये समय के हिसाब से तय होना चाहिए। जल्दीबाजी करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, रशिया की तरह जो यूक्रेन में उलझा मामला। यानी स्ट्रैटेजिक तरीके से ही इस वक्त पूरी तरीके से विचार विमर्श के साथ में इस वक्त अपने एक एक मूव्स की काउंटिंग करते हुए भारत आगे बढ़ना चाह रहा है और ये स्ट्रैटेजी के आधार पर ही हम इसे देख सकते हैं और मान सकते हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपनी बात को रखने के लिए। सर, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े और साथ ही निपुण आलम बयान जो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े, जिन्होंने हमें ये भी बताया कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो संबंधों में खटास दिखाई देती है, क्या आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश है या नहीं। बहरहाल इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।